Hi, good morning to all of you. I am going to start computer classes class 5. Okay, today's I am going to start chapter 1 evolution of computer. यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, आज हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये रहा हम लोग का सिलेबस जो स्कूल में बुक चल रहा है जिसका नाम है आईटी स्पार्क। और इस बुक के जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, जो सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है, ये उसकी कंटेंट रही जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हमको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कब और किस तरह के कितने जनरेशन कंप्यूटर्स का होगा उसके बारे में जानना है। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, और उस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यानी क्लासिफिकेशन साइज को क्लासिफिकेशन करना है। ओके तो बच्चों, आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं। सो यू विल गुड फॉलो टू बुक। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया है डियर टीचर, वी वंडर हाउ कंप्यूटर एक्चुअली केम इनटू बिगिन, हाउ दिस अमेजिंग मशीन वेयर इन्वेंटेड, हु क्रिएटेड दिस। करें कि कंप्यूटर जो है एक अमेजिंग मशीन है, ये कैसे है, हु क्रिएटेड देम, और इसको कौन क्रिएट किया है। तो हम देखते हैं देयर हैड बीन मेनी कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, करें कि कंप्यूटर का बहुत सारे डेवलपमेंट किया गया। आखिर क्यों, किस लिए, कहां से हुआ। ऑफ कोर्स दिस डेवलपमेंट डिड नॉट हैपन एट वंस। ऑफ कोर्स यह जो डेवलपमेंट है यानी कि जो यह विकसित किया है कंप्यूटर को, आखिर क्यों, किस बात के लिए। देयर वेयर वेरियस स्टेज अक्रॉस, यानी कि इस डेवलपमेंट को हम लोग को बहुत सारे स्टेज को पार कर सेवरल ईयर टिल टुडे, तब जाकर आज हम लोग इस जनरेशन के कंप्यूटर में आए हैं। वेयर वी हैव कंप्यूटर सो स्मॉल दैट दे फिट इन आवर प्लेन्स। कह रहा है कि आज जो हमारे पास कंप्यूटर है वो इतना चीप एंड स्मॉल हो गया है कि जो कि हम लोग को प्लेन में यानी कि हथेली में भी एडजस्ट हो जा रहा है। बट अर्लियर कंप्यूटर्स, जो पहले कंप्यूटर बने थे, जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बना था, वे आर नॉट द कॉम्पैक्ट एंड स्मार्ट, जो कि वो उस समय वो कंप्यूटर स्मार्ट नहीं थे जो कि आज के डेटों में जैसे हम लोग का मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ये भी एक हमारे तरह का छोटा सा कंप्यूटर है जिससे सारे वर्क घर पे बैठे बैठे हम लोग कर सकते हैं। लेट अस ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग अब डिफरेंट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग विकसित यानी स्टेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पर है कि द टर्म कंप्यूटर केम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। पर है कि जो कंप्यूटर जिसको हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, सबसे पहले कंप्यूट वर्ड से इसको निकाला गया। कंप्यूट का भी मतलब होता है गणना करना। ओके, विच मीन्स ऑफ काउंट, जिसका मतलब है काउंट, और टू कैलकुलेशन, काउंट या कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का भी मतलब होता है गणना करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, या काउंट का भी मतलब होता है गिनना, जोड़ना। अर्लियर मैन यूज देयर फिंगर्स, जो हमारे पहले के मानव थे अर्लियर मैन, उस समय भी वो लोग काउंट करने के लिए फिंगर्स को यूज करते थे, या स्टोन एंड बोन्स ऑफ काउंट, या किसी पत्थर से या बोन से उसको क्या करते थे, काउंट करते थे। सबसे पहले हम लोग आते हैं एक एबकस नाम को, जो 5000 ईयर एगो में यूज किया गया था, जिसका नाम है एबकस। क्या नाम है इसका, एबकस। एबकस जो कि हमारा 5000
ईयर्स एगो में इसको यूज किया गया था। ठीक है, सबसे पहला हमारा यही सिस्टम आया था एबकस, जो 5000 ईयर में इसको यूज किया गया था। कह रहा है कि एबकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय द चाइनीज अराउंड 5000 ईयर एगो। जो एबकस है ये हमारे 5000 साल पहले किसी चाइनीज में, चाइना यानी कि चाइना में इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंटेड किया गया था। ठीक है, उसके बाद द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस वाज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ इट्स बीट्स अप एंड डाउन एलोन वुडन और मेटल रड्स। जो हमारा एबकस था, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एबकस था कैसा हमारा। ये जो हमारा एक फ्रेम था जो लकड़ी का बना होता था, वुडन का, और इसमें एक रड का ये बीट्स लगे होते थे। ठीक है, ये ऐसा हमारा बीट्स लगा होता था और इसके बीच में ऐसे एक लाइन था और इसमें जो हमारा छोटा छोटा मेटल लगा रहता था, जिसको हम लोग काउंटिंग करने के समय जब हम लोग इस पे काउंटिंग करते थे तो ये बिट्स को हम लोग ऊपर के तरफ अप एंड डाउन करते थे, ऊपर चढ़ा देते तो ये मेरा पूरा काउंटिंग कंप्लीट हो जाता था। फिर जब काउंट कर लिए, फिर इसमें एक्स्ट्रा हुआ तो फिर इस बिट्स को हम लोग ऊपर कर, यानी कि इसको हम लोग ऊपर और नीचे करके इसी पे हम लोग क्या करते थे, काउंटिंग कर लेते। ये हमारा एबकस, यानी कि सबसे पहले एबकस इसी को बोला जाता है और इसी पे हमारे ईयर में यूज करते थे। किसके लिए? या तो काउंटिंग के लिए। ओके, अब आते हैं नेपियर्स बोन्स। अब इसके बाद ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकेंड में आते हैं नेपियर्स बोन्स, जो कि हमारा नेपियर बोन्स जो थे 1550 से 1617 के बीच में एक हमारे नेपियर बोन्स ने, ठीक है, जो कि हमारा एक कंप्यूटर को इन्वेंटेड किया है जिसका नाम था नेपियर बोन्स। इसका आविष्कारक थे जॉन नेपियर। ठीक है, नेपियर बोन्स। एबकस के बाद एक हमारा नेपियर्स बोन्स आया जो कि 1550 से लेकर 1617 के बीच में बना था, जिसका इन्वेंटेड जो आविष्कारक थे उनका नाम था जॉन नेपियर। अब आते हैं, कह रहा है कि नेपियर्स बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर 1550 टू 1617, ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट। जो स्कॉट के हैं वो एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने नेपियर्स बोन्स का इन्वेंटेड किया। नेपियर्स बोन्स वेयर मल्टीप्लिकेशन टेबल रिटेन ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड और बोन्स। जो नेपियर बोन्स थे वो उन्होंने एक लकड़ी के, यानी वो भी एक वुडन के लकड़ी के फ्रेम पर अपना एक मल्टीप्लिकेशन टेबल को लिखे हुए थे। ठीक है, इसके लिए जिससे हम लोग उससे इन्वेंट करते थे, हेल्प होता था हमको मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट के लिए, जो कि हम लोग स्क्वायर रूट मैथ में पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ये सब तो मालूम होगा आप लोगों को कि स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो सी स्क्वायर रूट को निकालने के लिए जॉन नेपियर ने जो नेपियर्स बोन्स जो लकड़ी के फ्रेम पर एक मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने के लिए काउंटिंग वर्ड को यूज करते थे, वही हमारा स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को भी निकालने में मदद करता था। There are 9 different bones or strips with numbers marked on them। पर कि इसमें 9 प्रकार के यानी कि अलग अलग 9 टाइप के बोन्स और स्ट्रिप को विथ नंबर मार्क के साथ उसमें यूज किया गया था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा एक यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना होगा, पेंसिल सारे लोग निकाल लेंगे और इसको अंडरलाइन करना है। लिया है कि द 3 मोस्ट पॉपुलर एबकस वेयर चाइनीज एबकस, जापानीज एबकस एंड रूसियन एबकस। यानी कि जो एबकस हमारा 5000 ईयर एगो में बना था, यह 3 टाइप का था। मोस्ट 3 पॉपुलर क्या क्या था? चाइनीज, जापानीज और रशियंस। ठीक है, अब आगे आते हैं पास्कलिन। ये 2 के बाद एबकस, नेपियर बोन्स के बाद अब आते हैं हम लोग पास्कलिन के बारे में बात करते हैं। तो पास्कलिन के बारे में बात करते हैं।
चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं और आगे लिखते हैं। केवल आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, आप लोग के पास तो बुक होगा ही, और जिनके पास बुक नहीं होगा प्लीज थोड़ा जल्दी आकर बुक को परचेजिंग कर ले ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी। अब आते हैं हम लोग पास्कलिन के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 क्या है? पास्कलिन, जो कि हमारा 1642 में इन्वेंट किया गया था। हमने अभी एब्कस के बारे में पढ़ा जो कि 5000 ईयर एगो में था। उसके बाद नेपियर्स बोन्स था जो कि 1550 टू 1617 के बीच में आया था। अब इसके बाद थर्ड में आया पास्कलिन जो कि 1642 में इसको इन्वेंटेड किया गया। इसका इन्वेंशन कौन किया था? तो पास्कल, बैलिस पास्कल। इसका इन्वेंटेड कौन है? बैलिस पास्कल। ठीक है, बैलिस पास्कल जो पास्कलिन को इन्वेंटेड किया था, बैलिस पास्कल जो कि एक फ्रांस के ये भी एक मैथमेटिशियन थे जो कि 1642 में इनको इन्वेंट किए थे। द पास्कलिन इन्वेंटेड बाय बैलिस पास्कल फ्रांस इन 1642 वाज ए मैथमेटिकल कैलकुलेटर। ये जो पास्कलिन था ये भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर, यानी कि जितने सारे कंप्यूटर्स बने हैं, कंप्यूटर्स का मतलब ही होता है गणना करना। जिसका कंप्यूटर में हिंदी होता है, कंप्यूटर का हिंदी होता है संग्रह। संग्रह का मतलब होता है संग्रह करना, किसी भी चीज को अपने पास संग्रह करना, स्टोर करना। ओके, तो पास्कलिन भी था, एब्कस भी बना था, वो हमारा काउंटिंग के लिए बना था, मल्टीप्लिकेशन के लिए बना था, ऐड के लिए बना था, सब्सट्रैक्ट के लिए वही था। नेपियर्स बोन भी था, वही पास्कलिन भी है जो कि हमारा कंप्यूटर का काम यानी कि काउंटेबल करता है। अब आते हैं, दिस डिवाइस वाज इन्वेंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एडिशन। देखो यहाँ भी दे रहा है कि दिस डिवाइस वाज इन्वेंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एडिशन। ये भी जो डिवाइस बना था किस पर्पस से बना था? एडिशन के पर्पस से, एंड सब्सट्रैक्शन घटाव जोड़ के लिए, भाई टर्निंग डाइस एट द बॉटम ऑफ द डिवाइस। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था, क्या है कि जितने साल हमारे कंप्यूटर का जनरेशन बढ़ते गया उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट किया गया। फर्स्ट बार जो हमारा एब्कस बना था उसमें लकड़ी के बिट्स में एक रॉड लगा था जिसमें हमारा छोटा छोटा उसमें बिट्स लगे थे और हम लोग उसको अप एंड डाउन करके काउंटिंग करते थे। लेकिन नेपियर्स बोन्स में एक लकड़ी का वही फ्रेम जिसमें हम लोग नंबर का यूज किया गया। ठीक है, अब यही पास्कलिन में हमारा डाइस, टर्निंग डाइस के साथ भी इसमें बॉटम का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें बॉटम का यूज किया गया है। बॉटम का यूज किस लिए किया गया? ताकि हम लोग को काउंटिंग करने में आसान रहे। जनरेशन बढ़ते गया, डेवलपमेंट होते गया। आफ्टर चर्चिंग द हैंडल द आंसर अपीयर्ड ऑन ए विंडो, जो कि हमारा जो भी ये पास्कलिन में जब भी हम लोग कैलकुलेशन, डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन करते थे उस समय हमारा आंसर विंडो पे क्या हो? अपीयर्ड हो, यानी कि शो हो, दिखे। इसके बाद ये पास्कलिन के बाद अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर में, एनालिटिकल इंजन। फोर्थ नंबर में क्या है हमारा? एनालिटिकल इंजन, जो कि हमारा 1833 में इसको इन्वेंट किया गया था। ये थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर में एनालिटिकल इंजन जो कि 1833 में इसको इन्वेंट किया गया था। यहीं से हमारे मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, यानी कि एनालिटिकल इंजन को 1833 में चार्ल्स बैबेज ने ही इसको इन्वेंट किया था, जिसको हम लोग आज भी फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इनका क्या नाम है? चार्ल्स बैबेज। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था। ठीक है, आते हैं द एनालिटिकल इंजन एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जो एनालिटिकल इंजन था वो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप किस लिए? वाज द फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। जो कि एनालिटिकल इंजन था वो हमारा फुली ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन था, डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज इन 1833 में। जो कि जिसको एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया था
चार्ल्स बैबेज ने 1833 में, जो कि इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से हम लोग आज भी जानते हैं। He is known as the father of modern computer। देखो यहाँ भी आ गया कि he is known, उन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। किनको? ये तो चार्ल्स बैबेज को। This machine was designed to perform complex mathematical calculation। देखो ये भी मशीन जो था एनालिटिकल इंजन, ये भी एक हमारे किस पर्पस लिए बना था? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। यानी कि अभी हम लोग जितने सारे पीछे पढ़े सारे कंप्यूटर्स हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नंबर 5 में टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन जिसका 1819 में इन्वेंट किया गया था। ठीक है, इन 1819 हर्मन हेलोरिथ, जो कि हर्मन हेलोरिथ थे, इन्वेंटेड द टेबुलेटिंग मशीन। जो कि हर्मन हेलोरिथ 1819 में टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंट किया, यानी कि आविष्कार किया। टू प्रोसेस द डाटा फॉर यूएस, टू प्रोसेस द डाटा, यानी कि किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। डाटा और प्रोसेस, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डाटा क्या है और प्रोसेस क्या है? तो जो कंप्यूटर में जो भी हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है, जैसे जो भी हम लोग इनपुट करते हैं, मैथ का कैलकुलेशन हो या जो भी लेटर्स है, पैड है, ये सारा हमारा क्या है? डाटा है, जो कि हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं? उसको इनपुट करते हैं। और प्रोसेस का काम हमारा कंप्यूटर करता है। जैसे हमने कंप्यूटर में 2 + 2 लिखा, 2 + 2, अब इसका आंसर जब हमारा कंप्यूटर देगा तो हमने जो 2 + 2 ये हमने डाटा उसमें एंटर किया, लेकिन जो उधर से हमारा ये आंसर आएगा कि 2 + 2 = 4, तो 4 जो हमारा है, ये 4 हमारा क्या हो गया? प्रोसेस करके ये आउटपुट किया। कौन? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है, हम केवल डाटा को उसमें इनपुट करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट करने का काम हमारा किसका होता है? कंप्यूटर का। तो जो हर्मन हेलोरिथ थे, टेबुलेटिंग मशीन बनाए थे, यह एक डाटा को इंटर करने के बाद इसमें प्रोसेस का काम करता था। दिस डिवाइस कुड ऑटोमेटिक रीड इंफॉर्मेशन। अब ये जो डिवाइस था, ये खुद से क्या करता था कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड करता था, यानी कि पढ़ता था। पढ़ने के बाद which had been punched on the card, और उस कार्ड में क्या करता था? तो पंच करता था। जैसे हम लोग अभी बताए ना कि 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। तो कंप्यूटर हमारा 2 + 2 को पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद जो हमारा उधर से 4 ये आउटपुट दिया, तो कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद क्या किया? आउटपुट दिया। तो उस आउटपुट को उस समय टेबुलेटिंग मशीन में क्या करता था? पंच करता था। पंच करने के बाद in later years Helorin machine become very useful for wide variety of statistical applications. In February 1924 Helorin company changed its name to International Business Machine। तो उसके बाद हेलोरिथ मशीन जो था हमारा वेरी यूजफुल वाइड वेराइटी ऑफ स्टैटिकल एप्लीकेशन, जो कि हमारे सारे एप्लीकेशन को एक बड़ा सा वेराइटी में, यानी कि मशीन में, हेलोरिथ मशीन में वो क्या करता था? वेराइटी को स्टैटिकल एप्लीकेशन करता था। जैसे इन फरवरी 1924 में हेलोरिथ कंपनी चेंज इट्स नेम। अब ये जो टेबुलेटिंग मशीन था, इसको हेलोरिथ कंपनी ने, थोड़ा सा मुझे पेंसिल निकालकर इस नीचे वाले लाइन को फरवरी 1924 से इसको नीचे अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट सही है। लिखा है कि हेलोरिथ कंपनी चेंज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और आईबीएम। इसको क्या इसमें चेंज किया था? आईबीएम में। कब? तो 1924 फरवरी में। फरवरी में, यानी टेबुलेटिंग मशीन के नाम को चेंज करके इसमें कन्वर्ट किया गया था आईबीएम। कब? 1924 में।
1924 में, कब? फरवरी में, ठीक है। जो कि पहले हमारा 1819 में इसका इन्वेंशन किया था ट्यूबलेटिंग मशीन का, लेकिन 1924 में एक कंपनी आई जिसका IBM थी और इसको अपने नाम से क्या किया? कन्वर्ट। इस IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जो कि इसका 1924 में चेंज कर दिया गया। तो ये रहा हमारे जो कि 5000 ईयर्स एगो में ये सब सारे सिस्टम यूज किया गया था। अब उसके बाद, इतना होने के बाद, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि किस जनरेशन में किस कंप्यूटर का यूज किया गया। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, आगे के थोड़ा प्रोसेस इस पे स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो चलते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी किस जनरेशन में किस कंप्यूटर को यूज किया गया। नाउअडेज कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। आज के दिनों में कंप्यूटर हर एक जगह पे यूज किया जाता है, अलग अलग जगहों पे इसको यूज किया जाता है। द वैल्यू ऑफ वर्क, फीचर्स, फंक्शनलिटी etc varies from palace to palace, so it was required to develop different type of computer। करेंगे आज के दिनों में हर जगह पे कंप्यूटर को अलग अलग वर्क के लिए यूज किया जाता है। द वैल्यू ऑफ वर्क, यानी इसका वर्क जो है फ्यूचर्स में फंक्शन है जो इसको देखते हुए वेरियस फ्रॉम टू पैलेस, यानी कि जगह टू जगह इसके फंक्शन को, इसके वर्क को फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाता है। सो इट वाज रिक्वायर्ड टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसलिए हम लोग के रिक्वायरमेंट के अनुसार, जरूरत के अनुसार तरह तरह के कंप्यूटर को क्या इन्वेंट किया गया, रिक्वायर्ड किया गया। जनरेशन refers to the time period when a computer is began development. After each and every generation, the technology of computer advanced significantly to fulfill human needs. Let us look at distinct generations of computer। करें कि जो जनरेशन हमारा है, टाइम टू टाइम इसको चेंज किया गया है, टाइम टू टाइम इसमें कंप्यूटर में डेवलप किया गया है। जनरेशन आफ्टर ईच, इसमें प्रत्येक जनरेशन में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसमें हमारे डाटा को स्टोर किया गया, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी को यूज किया गया जिसमें हमारे ह्यूमन्स नीड्स को, यानी ह्यूमन्स मनुष्य के जरूरत के अनुसार उसकी काम करने के तरीके को आसान कर दिया जाए, ठीक है। लुक एट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग पेज को टर्न करते हैं और आगे देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे है क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 टू 1956 वैक्यूम ट्यूब्स। सबसे पहला हमारा फर्स्ट जनरेशन, देखिए यहाँ पर जनरेशन हमारे कंप्यूटर का स्टार्ट किया गया, क्या है पहला, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कब किया गया था, तो 1940 टू 1956 में। नाम क्या था इसका, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1940 टू 1956 में पहला जनरेशन हमारे कंप्यूटर का आया था। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी, इस कंप्यूटर में जनरेशन आने का मतलब क्या, पहले भी हमारे पास कंप्यूटर था, तो जो हमारे 5000 पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी एबकस के बारे में, नेपियर्स बोन्स के बारे में, पास्कलिन के बारे में हमने पढ़ा, तो सिस्टम को भी पहले ही बनाया गया था कंप्यूटर में,
यानी काम करने के लिए। आज भी हमारा जो जनरेशन रहता है, इस जनरेशन के और ये आज के जनरेशन को देखते हुए इसमें कुछ अलग अलग टेक्निकल यूज किया गया ताकि ये ह्यूमंस के जरूरतमंद को आसानी से सर्व करे और इंसान भी यानी तो ह्यूमंस भी इसको आसानी से समझ सके। पहले वुडन का जो था, तो वुडन पे हम लोग भी काम करते थे, तो जो प्रोसेस उसका था बहुत स्लो था। हम लोग आज के वर्क में जो हम उसको संभव नहीं कर सकते, इसलिए हमको देखते हुए भी ये जनरेशन को बनाया गया। सबसे पहला इसमें क्या टेक्निकल को यूज किया गया है, क्या टेक्निकोलॉजी यानी फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, तो वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द सर्किट्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में इसमें सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज किया गया था। किसके लिए, तो मैग्नेटिक ड्रम्स जो था हमारा मेमोरी था। मेमोरी का काम क्या है, तो मेमोरी का काम है कि हमारे डाटा को अपने अंदर में स्टोर करके रखना है। जैसे सीपीयू है जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट के नाम से जानते हैं, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन भी उसे कहा जाता है। किसको, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के ब्रेन का काम क्या है, किसी भी डाटा पे प्रोसेस करना है, उस डाटा को अपने अंदर में स्टोर करके रखना है ताकि फ्यूचर में हमारे वर्क में आसानी रहे। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम उस डाटा को अपने आसानी से निकाल सकते थे। तो इसमें सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया था। तो मैग्नेटिक ड्रम्स जो था हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी का काम करता था। मेमोरी का काम आप लोगों को मालूम ही है कि मेमोरी का काम है कि किसी भी डाटा को अपने अंदर में स्टोर करके रखना। साइज एज बिग एज रूम, जो ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था यह एक बहुत बड़ा साइज का था, जो कि एक रूम में एडजस्ट होता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज, इस कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इनपुट यानी किसी भी कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तो इनपुट करते हैं, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि इसमें आईपीओ चलता है। क्या चलता है, आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस और प्रोसेस के बाद आउटपुट। तो इसमें भी हमारा फर्स्ट जनरेशन के भी कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे इनपुट और आउटपुट है और प्रोसेस भी था। आउटपुट इनपुट तो दिखता है, आउटपुट भी दिखता है, लेकिन प्रोसेस हमको नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता है कि प्रोसेस जो है हमारा ये कंप्यूटर करता है, सीपीयू के अंदर में होता है, ठीक है, इसलिए हमको प्रोसेस नहीं दिखता। हमने इनपुट किया, इनपुट यानी कि हम लोग इनपुट किया तो 2 + 2 हमारा इनपुट हो गया। प्रोसेस प्रोसेस यानी कि कंप्यूटर यहाँ पे हमारा सीपीयू प्रोसेस करेगा इसके ऊपर में, ठीक है। इसके बाद आउटपुट हो गया हमारा 4, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट हमारा क्या है 4, जो कि हमारे मॉनिटर पे शो करता है। यानी इनपुट हमने 2 + 2 4 कीबोर्ड से इनपुट किया, इन किया, सीपीयू इस पे प्रोसेस किया और आउटपुट हमारा प्रोसेस करने के बाद आउटपुट होता है। आउटपुट हमारा क्या आया 4, यानी 2 + 2 = 4, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट जनरेशन में इनपुट भी था। पंच कार्ड इनपुट करते थे या पेपर टेप या किसी भी स्विच एंड नो कीबोर्ड, यानी कि उस समय हमारे पास कीबोर्ड नहीं था, पंच कार्ड का यूज किया जाता था। आउटपुट में हमारा कैसे आता था, तो प्रिंट आउट, यानी कि पेज पे हमारा प्रिंट डायरेक्ट आता था, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेंसिव इमेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग जनरेशन ऑफ हग अमाउंट ऑफ हीट। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर था इसका फ्यूचर था कि बहुत सारा ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज होता था, जिससे हमारा ये जो जनरेशन का कंप्यूटर था बहुत ज्यादा हग अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि बहुत ज्यादा यह क्या हो जाता था, गर्म होता था। तो गर्म होने का कारण क्या था कि वह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता था। एग्जाम्पल द यूएनआईसीडी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है, इसको मिटाते हैं और आगे हम इस पे बताते हैं क्या है। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर था इसमें दे रहा है कि UNIVAC, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है,
VAC। इसका मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड ENIAC इसका मतलब है न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देखो यहाँ पे दे रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में यह सबसे पहले तो हमारा ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ठीक है। और दूसरा ENIAC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन था जिसमें उस समय से हमारा ये जो सिस्टम था इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता था, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर का भी यूज किया गया था, ठीक है। इसमें नंबर को किसके लिए, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी कि किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यह दोनों जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है, यानी ये दोनों यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। हॉवार्ड एक्लिन, देखो यहाँ पे इसका इन्वेंशन कौन किया था, एक्लिन। मार्क 1 1942 में, जो कि UNIVAC जो हॉवार्ड एक्लिन द मार्क्स 1 1942 में एंड मैक्सवेली एंड ENAIC जो 1946 में, इसको हम लोगों ने 1944 में, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे है देखो ये जो है UNIVAC जो कि हमारे हॉवार्ड एक्लिन इन द मार्क्स 1944 में, और ENIAC जो कि मैक्सवेली एंड ENIAC 1946 में इसको बनाए थे। ये दोनों इन्वेंटर थे, ये दोनों मशीन का, जो कि एक ने ऑटोमेटिक बनाया और दूसरे ने किसी नंबर को यूज किया गया। कंप्यूटर जो है किसी एक आदमी परस्पर नहीं बनाया, कुछ साइंटिस्ट के सहयोगों से दो चार लोग मिलकर ही इसको इन्वेंट किया है। किसी ने कुछ बनाया, जैसे इन्होंने हॉवार्ड एक्लिन ने ऑटोमेटिक बनाया, किसके माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रिक से चल सके। तो इन्होंने ENIAC में इलेक्ट्रिक नंबर का यूज किया, जो कि हमारा 1946 में यूज किया गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन है, अब हम लोग सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो हमारा एग्जांपल्स है इसको जरूर आप लोग पेन बुक से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स जुड़े हुए हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है ना पीछे से, हाँ आगे सारे ध्यान देंगे। जब हम पढ़ा रहे हैं तो बुक देखेंगे, उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे जब हम नोट करेंगे तो। अब आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में बात करते हैं कि सेकेंड जनरेशन में देखिए जितने सारे हमारे जनरेशन यूज किया गया, इसमें सारे का वर्क प्रोसेस जो है सेम है, केवल इसमें हमारे टेक्नोलॉजी का चेंज किया गया है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर,
जो कि हमारा 1956 टू 1963 में, इसमें हमको ट्रांजिस्टर, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब 1940 से 1956 में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में 1956 से 1963 के बीच में बना था, जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज किया था। ट्रांजिस्टर आप लोगों ने देखा होगा, हर कोई के घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कभी उसको आपने खोला होगा, उसमें ट्रांजिस्टर देखा होगा आप लोगों ने। ऐसा होता है, यहाँ पे चिप की तरह होता है और दो उसमें ये मैग्नेट लगा होता है, ये सॉरी क्या बोलते हैं, वायर लगे होते हैं, जो कि ये सोल्डिंग किया जाता है बोर्ड में, और ये हमारा जो है चिप है। इसी की तरह हमारा एक ट्रांजिस्टर होता है। देखो ना यहाँ बुक में भी हमारा फिगर शो किया है, यहाँ पे यही हमारा ट्रांजिस्टर है। इसी ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया था। ट्रांजिस्टर का वर्क होता है कि जो कि किसी भी वर्क को फास्ट करना है। जैसे आज हम लोगों ने कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं, लेकिन मोबाइल तो जरूर यूज करते हैं। मोबाइल यूज करते हैं तो आप लोगों ने जब दुकान पर चेकिंग करने जाते हैं मोबाइल को, तो क्या बोलते हैं, भैया इसमें हार्ड डिस्क कितना है, रैम कितना है। तो सारे मोबाइल में रैम होता है, हार्ड डिस्क सारे में होता है, लेकिन 4 GB रैम है ना, 4 GB रैम। तो 4 GB रैम का क्या है, यानी कि 4 GB रैम है तो 4 GB में हमारा डाटा ज्यादा स्टोर होगा। पहले 2 GB का रैम आता था, तो 2 GB में क्या है, हमारा डाटा क्या होता था, कम स्टोर होता था। 4 GB है तो मोबाइल भी फास्ट काम कर रहा है, डाटा भी ज्यादा स्टोर हो रहा है। तो जब जनरेशन का चेंजिंग किया गया, तो उसमें कुछ ना कुछ जनरेशन में टेक्नोलॉजी का भी चेंज किया गया। तो सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज किया। आते हैं टेक्नोलॉजी देखते हैं इसमें। ट्रांजिस्टर्स मैग्नेटिक कोर्स वेयर यूज एज प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क एंड सेकेंड स्टोरेज डिवाइस। इसमें सेकेंड जनरेशन के टेक्नोलॉजी में क्या था, ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक कोर्स वेयर यूज्ड ए प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। देखिए हमारे पास दो मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारा मेन मेमोरी होता है, समझ में आ रहा है। प्राइमरी मेमोरी होता है जो हमारा मेन मेमोरी होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है बात कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी सब कौन है। तो प्राइमरी मेमोरी जैसे हमारे सिस्टम में सीपीयू में पहले से हार्ड डिस्क लगा होता है, तो हार्ड डिस्क जो हमारा है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी भी उसको बोल सकते हैं या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो हम लोग अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज करते हैं। जैसे मोबाइल है सबके पास, तो मोबाइल में हमारे पास भी दो मेमोरी होता है, एक प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। प्राइमरी यानी कि जो हमारा पहले से मोबाइल में स्पेस दिया है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी हमारा हो गया जो हम लोग चिप लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया। ठीक है, तो यही हमारे फर्स्ट मेमोरी में इसको क्या चीज का, तो ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक कोड को यूज किया जाता है। किसके लिए, ताकि यह हमारा प्राइमरी मेमोरी है। अब देखो यहाँ पे भी है, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो कि डिस्क आता है ना, जो सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं सीडी, तो सीडी जो हमारा हो गया क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या है, यानी कि डाटा को उसमें स्टोर करके उसको बाहर भी हम लोग रख सकते हैं। तो जब हम बाहर उसको रख लिए तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया। साइज ए बिग एज ए स्मॉल रूम, यानी कि यह भी एक बड़ा ही जैसा था लेकिन छोटा रूम में एडजस्ट हो जाता था। ये क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा था, असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोसेसिंग। असेंबली लैंग्वेज पे ये क्या करता था, प्रोसेसिंग करता था। किसी भी डाटा को असेंबली लैंग्वेज में के लिए क्या करता था, प्रोसेस करता था। हाई लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग सच एज कोबोल एंड फोर्टान, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज था वो क्या था, इसका प्रोग्रामिंग था, जो कि हमारा उसका नाम था कोबोल। हाई यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था, यही हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज किया गया था, प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा कौन कौन यूज किया था? कोबोल। देखो पहला है कोबोल और दूसरा है देखो यही हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज किया था। किसमें? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर हमारा किस लिए? ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। दूसरा इसमें क्या था हमारा? ये मैग्नेटिक कोर्स। मैग्नेटिक कोर्स हमारा किस लिए यूज किया गया था? ताकि यह प्राइमरी मेमोरी बन सके। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा कौन था? तो कोबोल एंड फोर्ट्रान। ठीक है, अब आते हैं इसमें इनपुट क्या था और आउटपुट क्या था। तो इनपुट कीबोर्ड, डिस्प्ले और मॉनिटर। देखो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन के भी कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर और कंप्यूटर में कीबोर्ड, डिस्प्ले और मॉनिटर का फर्स्ट जनरेशन में भी नहीं देखा। लेकिन अब सेकंड जनरेशन से देखो हमको दिखने लगा कि इसमें हमारा इनपुट और आउटपुट में कीबोर्ड, डिस्प्ले और मॉनिटर का यूज किया गया था। कीबोर्ड यानी कि इनपुट करने के लिए, मॉनिटर जो था हमारा क्या था? आउटपुट करने के लिए। प्रोसेस करने के लिए हमारा असेंबली लैंग्वेज को, ये हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामिंग डाले गए थे, ये हमारा प्रोसेसिंग का काम करता था। फ्यूचर स्मॉलर, फास्टर, चीपर, मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से स्मॉलर, फास्टर, चीपर यानी कि छोटा भी था, फास्ट भी था और चीपर भी था। यानी कि साइज में भी छोटा था, काम में भी फास्ट, तेजी से काम करता था और सस्ता भी। पहले यानी कि फर्स्ट जनरेशन से यह सस्ता भी था, चीप भी था। मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड रिलायबल द फर्स्ट जनरेशन। यानी कि फर्स्ट जनरेशन से यह सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जो था एक हमारे तरह कम तेज काम करने वाला, छोटे साइज में और सस्ता भी था फर्स्ट जनरेशन से। अब बात करते हैं हम लोग जो कि हमारे इसमें एग्जांपल के तौर पे सेकंड जनरेशन के एग्जांपल में कौन कौन कंप्यूटर है? IBM 1401 एंड TDP 1। देखो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोगों ने ENIAC और UNIVAC था फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में IBM और PDP। ठीक है, जो कि फर्स्ट जनरेशन में IBM हमने बताया कि IBM जो था हमने फर्स्ट जनरेशन को नाम को चेंज किया था, नाम को चेंज किया था। IBM में इसी जो हर्मन होलरिथ, यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, जो कि यहाँ पे हर्मन होलरिथ जो ट्यूबलेटिंग मशीन था, इसको फरवरी 1924 में नाम चेंज करके IBM। तो IBM जो था हमारा एक कंपनी था जो कि कंप्यूटर बनाने में उसको क्या किया? मदद किया। और वही इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालकर कोबोल एंड फोर्ट्रान में इसका सेकंड जनरेशन का एग्जांपल में IBM 1401 और TDP 1 को बनाया गया। आगे आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन को देखते हैं कि थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। थर्ड, चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा, सेकंड पढ़ा। अब आते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में कि थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। तो थर्ड, सबसे पहले थर्ड जनरेशन हमारा 1964 से लेकर 1971 तक इसको बनाया गया और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में। देखो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। देखते हैं टेक्नोलॉजी। अब इसमें किस किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो ट्रांजिस्टर इनटू सिलिकॉन चिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग IC के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? IC। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा भी होगा अपने घर पे इंटीग्रेटेड चिप कैसा होता है, ये IC कैसा होता है। ये एक स्क्वायर होता है,
ठीक है, और इसमें छोटा छोटा ये निकला जाता है जो कि हमारे बोर्ड में इसको सोल्डिंग किया जाता है। ये जो है हमारा ये चिप स्क्वायर जो है ये हमारा इसी तरह एकदम आईसी होता है, जो कि हमारे ये बोर्ड में ये जो दांत है ये मेटल होते हैं जो कि इसको चिप में यानी बोर्ड में यूज किया जाता है। यही हमारा क्या है आईसी बोलते हैं इसको, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट साइज इसका है स्मॉलर कुड बी केप्ट ऑन ए डेस्कटॉप, यानी कि इसका जो साइज था यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से इसका साइज क्या है और छोटा है, जिसको हम लोग कहीं भी इसको एक डेस्कटॉप पे यानी कि डेस्क पे भी रख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग सच एज सी एंड पास्कल। देखो जैसे हमारा इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है फॉर प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल, तो जो हमारा सी है, और देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा होता है सी प्लस प्लस जावा, ये सब क्या है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये सब हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उस समय यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, केवल सी, उस समय सी प्लस प्लस और जावा का यूज नहीं किया गया था, उसमें केवल सी को और पास्कल का यूज किया गया था, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज डॉस, जिस समय उस समय सिंगल यूजर यानी एक बार में एक ही यूजर यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर मल्टीपर्पस यूजर्स हो गया, जो कि एक बार में एक साथ कंप्यूटर को कितने वर्कर्स यूज कर सकते हैं। आज के डेट में यह पॉसिबल है, लेकिन ये पहले की जनरेशन में पॉसिबल नहीं थी। सिंगल यूजर सिंगल टास्क यानी एक ही वर्क पे एक बार में उस पे ऑपरेट किया जाता था, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें इनपुट और आउटपुट, तो इसमें भी इनपुट करने के लिए कीबोर्ड को यूज किया जाता है और आउटपुट करने के लिए मॉनिटर का यूज किया जाता था। फ्यूचर क्या था, स्मॉलर फास्टर चीपर देन इट्स प्रोसेसर, यानी कि इसका जो फ्यूचर था ये भी स्मॉलर था यानी छोटा, साइज का में छोटा था। फास्टर यानी काम करने में भी फास्ट काम करता था, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से भी यह तेज काम करता था। एग्जाम्पल इसका क्या है, तो थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल में देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं तो बात कर लिए हैं PDP 8, PDP 11, ICL 2900 और IBM 360 एंड IBM 370। ये थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल है। PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360 एंड IBM 370, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही पे पोस्टपोन करते हैं, और जितने पढ़ाए हम लोग घर पे इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।